देने वाला जीवन पर्यंत के लिए समर्पित होकर के संकल्प करता है, गुरु आज्ञा का जीवन पर्यंत पालन करूंगा, गुरु का निर्देश जो होगा उसका पालन करूंगा, ये शिष्य का समर्पण होता है। और गुरु भी इस भाव से शरण में आने वाले शिष्य को दीक्षा देते हैं कि इसका मुक्ति का मार्ग जीवन पर्यंत निराबाध बना रहे, विशुद्धि बढ़ती रहे, साधना में निरंतर प्रगति होती रहे, मैं जीवन पर्यंत इसको संरक्षण दूंगा। ऐसा एक गुरु आचार्य का भाव भी बनता है। किसान ने बीज बो दिया और निष्फिकर हो गया, तो बीज अंकुरित हुआ कि नहीं, उसके बाद बड़ा हो पा रहा कि नहीं, आजू बाजू से कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा, अंकुरित तो हो गया, पुष्ट हो रहा कि नहीं, इस पर यदि ध्यान नहीं दिया तो काम बनने वाला नहीं। टेलीपैथी के सिद्धांत में संप्रेषण को लेकर के ये बात कही है विज्ञान में कि संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों का पौध पुष्ट संपुष्ट होता है, उल्लास पाता है। संप्रेषण वह स्वाद है जिससे कि तत्वों का बोध तुष्ट संतुष्ट होता है, प्रकाश पाता है। ये संदर्भ इसलिए जुड़ा है कि माटी और कुंभकार के भाव जुड़ रहे हैं। मां धरती का संबोधन पाकर के माटी के अंदर एक उमंग आ गई है कि अब कल की प्रभात में कुंभकार आएगा और मुझे ले जाकर के मेरा भाग्य विधाता बनेगा। इस पर्याय की इति होगी, इस काया की च्युति होगी और ये प्रभात आदिम गात के रूप में रहेगा और आदिम विराट के रूप में रहेगा। ऐसी भावना भाव भासना माटी के अंदर आ रही है। कुंभकार भी उन्हीं भावों से जुड़ करके कि मुझे योग भवितव्यता को लेकर के माटी मिलनी चाहिए, ऐसी माटी मिलनी चाहिए जिससे मैं मंगल घट तैयार कर लूं। हर माटी में ऐसी योग्यता नहीं होती है, पर यदि इस तरह की योग्यता रखने वाली माटी कुंभकार को मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। उसी बात को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसे भी स्वीकार न होगा कि प्राथमिक दशा में संप्रेषण का साधन कुछ भार सा लगता है, निस्सार सा लगता है और कुछ कुछ मन में तनाव का वेदन भी होता है, परंतु बाद की स्थिति इससे विपरीत है। क्यों? क्योंकि कुशल लेखक को भी जो नई निब वाली लेखनी ले लिखता है, लेखन के आदि में खुरदरापन ही अनुभूत होता है। लेखक कुशल है, कागज भी अच्छा है, नया नया पेन लेकर के आया है, निब भी अच्छी लगा ली है, लेकिन जब पहली बार लिखना शुरू करता है तो निब में कुछ खुरदरापन महसूस होता है। परंतु लिखते लिखते निब की घिसाई होती जाती, लेखन में पूर्व की अपेक्षा सफाई आती जाती, फिर तो लेखनी विचारों की अनुचरा होती, विचारों की सहचरा होती है। अंत में तो जल में तैरती सी संवेदन करती है लेखनी। अंत में तो जैसे जल में तैर रही हो ऐसा संवेदन करती है लेखनी। इसे यूं कहें हम, यह सहज
रीत ही है। किसी भी कार्य को हम प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ में कुछ कठिनाई महसूस होती है, लेकिन अभ्यास करते करते कठिनाई भी आसानी में बदल जाती है। यह लो क्या मंगल घटना का संकेत। कुंभकार अपने उपाश्रम से निकल करके जैसे ही आगे बढ़ा, रास्ते में उसे कुछ दिखा और दिखने पर उसे लगा, लो यह शुभ संकेत। शुभ संकेत क्या मिला? इसका मतलब है मूक माटी यह भी सिद्ध करना चाह रही है कि संकेत भी शुभ और अशुभ होते हैं। तो मूक माटी ही क्या, जैन शास्त्र भी इस बात की पुष्टि करता है कि समय समय पर अपने पुण्य पाप के अनुसार अपने को भी संकेत शुभ और अशुभ मिलते हैं। हम उसे समझ पाए ना समझ पाए ये बात अलग है। यहां पर कुंभकार को संकेत क्या मिला? अचेत से सचेत हो, खेत से खेत, खेत से खेत, वेग समेत, वेद समेत, वेग यानी गति, वेद यानी ज्ञान, वेग समेत, वेद समेत, विस्फारित दृग वाला, चंचल आंखों वाला एक मृग छलांग भरता पथ को लांग जाता है, सुदूर जा अंतर्धान खो जाता है। कौन? मृग, हिरन। खेत से खेत, खेत से खेत, वेग समेत, वेद समेत, विस्फारित दृग वाला एक मृग छलांग भरता पथ को लांग जाता है और सुदूर अंतर्धान हो जाता है, खो जाता है। फिर क्या होता है? बाएं हिरन दाएं जाए। ज्योतिष शास्त्र कहता है बाएं से हिरन दाईं ओर जाए, बाएं हिरन दाएं जाए, लंका जीत राम घर आए। इसका मतलब क्या? शुभ संकेत। बाईं तरफ से हिरन छलांग भर के दाईं तरफ गया, कुंभकार को दिख गया। कुंभकार के ख्याल में आया, ओह ये तो शुभ संकेत। क्यों? क्योंकि कहा गया है बायां हिरन दायां जाए, लंका जीत राम घर आए। लंका को जीत करके राम आ जाएंगे, ऐसा संकेत है, संकेत शुभ है। इस सूक्ति की स्मृति ताजी हो आई और दूर सुदूर माटी ने देखा, घाटी में दिखे कौन वह परिचित या अपरिचित, अपनी ओर ही बढ़ते बढ़ते आ रहे वह श्रमिक चरण। और फूली नहीं समाती भोली माटी यह, घाटी की ओर ही अपलक ताक रही है, भोर में ही उसका मानस विभोर हो आया है। अब तो वह चरण निकट सन्निकट ही आ गए, फैलाव घट रहा है, धीरे धीरे दृश्य सिमट सिमट कर घना होता जा रहा है और आकाशीय विशाल दृश्य भी इसीलिए शून्य होता जा रहा है। समीपस्थ इष्ट पर दृष्टि टिकने से अन्य सब लुप्त ही होते हैं। एक लक्ष्य पर अपनी दृष्टि टिक जाए तो आजू बाजू में क्या है कुछ पता भी नहीं रहता है। आगे कहते हैं अभिकल्पी है वह दृढ़ संकल्पी मानव। अभिकल्पी है, अभिकल्पी का मतलब निर्विकल्पी, जैसे कोई विकल्प नहीं, किसी विकल्प नहीं, जो संकल्पी हो चुका है, अब उसको कोई विकल्प नहीं। संकल्प के बिना
मन में दुविधा बनी रहती है। बोली ले लूं या ना ले लूं, ले लूं या ना ले लूं, ले लूं या ना ले लूं। किसके मन में चलता है? जिसने मन को, भावों को पक्का नहीं किया, और जो पक्का करके आया है वह अभिकल्पी है। लेना ही है, बढ़ने तो दो, लेंगे ही, छोड़ेंगे नहीं। कौन? जो घर से ही मन बना करके चला है। और घर से जो मन बना करके नहीं चला, वो दुविधा में बैठा रहता है। लूं या ना लूं, लूं या ना लूं, लूं या ना लूं। और ऐसी दुविधा वाले को कहा जाता है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। क्या? दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना। तय नहीं कर पा रहा, वो विकल्पों में है। इसीलिए कहा है कि अभिकल्पी है वह जो दृढ़ संकल्पी है। जिसने संकल्प कर लिया वह विकल्पों से मुक्त। एक बार की बात है, संघ में हम 5 महाराज जी थे। हमसे बड़े मुनि क्षमा सागर जी थे साथ में, हमसे प्रमाण सागर जी थे, और भी 2 ऐलक जी, छुल्लक जी वगैरह थे। एक जगह चातुर्मास हो रहा था। यही सावन का महीना, पवन करे शोर, हवा पानी खूब आ गई। कुछ ऐसा ही संदर्भ था। मैंने अगले दिन का उपवास ले लिया था कि कल उपवास करेंगे। सहज लिया था, कोई पुराना उपवास रहा होगा शायद, उसको करने के लिए कोई आगे का कुछ दिन सोच करके उपवास कर लिया। महाराज जियों को मालूम था कि हमारा उपवास है। बाकी महाराज जियों को तो आहार कोटना था, क्योंकि सामान्य दिन थे। महाराज जी भी अपने अपने समय पर करते थे, लेकिन उस दिन सभी कोटना था, हमारा उपवास था। 9 बजे का समय हुआ नहीं, हम लोगों का स्वाध्याय पूरा हुआ नहीं कि बारिश तेज आ गई। हवा भी और पानी भी, हवा भी और पानी भी। अब 9:30 बज गए, 9:45 बज गए, 10 बज गए। अब श्रावक कहे महाराज जी कमंडल भर गया है। अब महाराज जी भी कहें कि कमंडल तो भर गया, लेकिन पानी बाहर गिर रहा है। फिर अंदर कमरे में बैठ जाएं, फिर थोड़ी देर में किसी को कहें देखो पानी कम हो रहा कि नहीं। ऐसा करके कहीं श्रावक आ करके, कहीं महाराज जी, कहीं कोई श्रावक, तो रुक रहा कि नहीं रुक रहा, रुक रहा कि नहीं रुक रहा। 10 बज गए, 10:30 बज गए। अब क्या करें? अब दुविधा हो रही महाराज जी को, आहार को उठें कि नहीं उठें, उठें कि नहीं उठें। कहीं कहने लगे कि अब नहीं है तो हम भी उपवास कर लेते। श्रावक कहते नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, पानी भर गया कमंडल में, बस थोड़ा पानी कम होने वाला है, आहारचर्या को अब ऐसा होते करते हम भी आ गए। हमने कहा भाई क्या है? तो महाराज जी क्षमा सागर जी हंस करके कहने लगे, अरे भैया तुम तो निर्विकल्प बैठे हो क्योंकि तुमने तो उपवास कर लिया। तुम तो निर्विकल्प बैठे हो क्योंकि तुमने तो उपवास कर लिया। अब अभी तो हमारा विकल्प चल रहा है कि पानी खुले तो निकलूं, और पानी नहीं खुले तो फिर समय देखो, समय का समय की क्या करना। तो जिसने संकल्प कर लिया वो निर्विकल्प हो जाता है, और जिनका संकल्प अभी नहीं है तो उनको उस समय विकल्प ऐसा आता है कि यदि खुलता है तो ठीक है निकल जाता हूं, और यदि खुलने की संभावना नहीं है तो फिर सामयिक को बैठो, सामयिक के बाद देखें, नहीं तो फिर उपवास कर लो। मतलब दुविधाएं बनी रहती हैं। गुरुवर आचार्य श्री ने मूक माटी में ये कहा कि अभिकल्पी है वह दृढ़ संकल्पी मानो। अर्थहीन जल्पन अत्यल्प भी जिसे रुचता नहीं कभी। अर्थहीन जल्पन, जल्प बोलने को कहते हैं। अर्थहीन यानी प्रयोजनहीन, जिसमें कोई प्रयोजन नहीं है,
ऐसी बातचीत उसे जरा सी भी रुचिती नहीं है। बातचीत ज्यादा भी कर लेगा पर प्रयोजनीय बात होना। प्रयोजनीय बात में समय थोड़ा ज्यादा भी लग जाए तो चलेगा, लेकिन प्रयोजन विहीन अर्थहीन वार्तालाप उसे जरा भी नहीं रुचता, क्योंकि वह अपने लक्ष्य में संकल्पी है, अपने कार्य के प्रति सावधान है। प्रयोजन है बात करना उसे अच्छा लगेगा, प्रयोजन रहित व्यर्थ का वार्तालाप, अनावश्यक बातचीत उसे जरा भी रुचिती नहीं है। वह एक कुशल शिल्पी है, उसका शिल्प कण कण के रूप में बिखरी माटी को नाना रूप प्रदान करता है। उसका शिल्प कण कण के रूप में बिखर माटी को नाना रूप प्रदान करता है। सरकार उससे कर नहीं मांगती। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुंभकार शिल्पकार से सरकार टैक्स नहीं मांगती। कारखाना चलाने वाले से टैक्स लेती है, कपड़ा बनाने वाले से, सोना चांदी बनाने वाले से, किराने को तैयार करने वाले से, सभी जो उत्पादन हैं उन सभी उत्पादनों पर शुल्क लग सकता है, लगता है, लेकिन कुंभकार को इससे बाहर रखा गया है। सरकार उससे कर नहीं मांगती, क्योंकि इस शिल्प के कारण चोरी के दोष से वह सदा मुक्त रहता है। चोरी के दोष से सदा मुक्त रहता है। मिट्टी की बात कर रहे, रेत की बात नहीं कर रहे। मिट्टी की बात कर रहे, रेत की बात नहीं कर रहे। रेत में तो बड़े बड़े बहुत अंदर अंदर तक हाथ फैले हुए हैं। मिट्टी की बात कर रहे, रेत की बात नहीं कर रहे। अन्यथा रेत और रेत में रेत और रेत में रेत, रेत माफिया, कितना बड़ा काम अंदर अंदर, नीचे से लेकर ऊपर तक सेटिंग। ऐसा होने के कारण अब सरकार जागने लगी है। सरकार क्या जागेगी, सरकार को तो पहले से भी मालूम था